हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक स्टडी IQ विद EQ। आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है बिना ज़्यादा देर किए हुए हम लोग चलते हैं। इसके पहले आपने एशिया पढ़ा था। एशिया जो है वो वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये जो हम बड़े कॉन्टिनेंट होने की बात कर रहे हैं, इसको दो एस्पेक्ट में देखा जाता है। पहला है पॉपुलेशन और दूसरा है लैंड एरिया। तो ये दोनों ही मामलों में, पॉपुलेशन और लैंड एरिया दोनों ही मामलों में, एशिया के बाद आता है अफ्रीका। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो टोटल आपकी लैंड एरिया है वो 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये उसका लैंड एरिया है, जो कि 6% है अर्थ के टोटल सरफेस एरिया। टोटल मीन्स की मतलब इसमें ओशन, कॉन्टिनेंटल जो है वो सब एरिया इसमें मिक्सचर है, उसका कितना है ये 6%। लेकिन अगर केवल लैंड की बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं 71% जो है वाटर है, बाकी सब लैंड का एरिया है। तो अगर उसकी बात करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये, लगभग 20%। ठीक है ना, जितना लैंड एरिया है टोटल पृथ्वी का, उसका 20% जो है अकेले अफ्रीका कवर करता है। ये सब डेटा कब का है? डेटा है 2018 का। नहीं, लैंड एरिया के लिए डेटा नहीं है। डेटा तो ये है कि जो 1.3 बिलियन की पीपुल यहाँ पे रह रहे हैं, इस 20% जो अर्थ सरफेस का जो एरिया है वो, उसके में आबादी कितनी है? 1.3 बिलियन। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। और ये जो आबादी है, अगर इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो 16% है वर्ल्ड के ह्यूमन पॉपुलेशन का। अच्छा, अब ये देख लीजिए आप थोड़ा सा कि ये लाइज बिटवीन मैंने लिखा है कि मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो इसका एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो 37 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ से 34 डिग्री 51 मिनट साउथ। ये छोटा सा ही इमेज है, थोड़ा क्वालिटी वीडियो की बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा। देखिए ये जो आपका ये क्रॉस कर रहा है ना, ये एक्चुअली इक्वेटर है। ये इक्वेटर है और ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना, तो अभी हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं केवल। तो इक्वेटर के एबव साइड क्या हो जाएगा? सारे लैटिट्यूड के लास्ट में लिखा रहेगा नॉर्थ। जैसे यहाँ से 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे लास्ट में 90 डिग्री, सब क्या क्या लिखा रहेगा? नॉर्थ। और जब इक्वेटर से नीचे आएंगे तो सब में क्या लिखा रहेगा? साउथ। तो अगर हम इसको मान रहे हैं 0, तो 0 से ये आपका जो टॉप पोस्ट है ना, जो लास्ट पॉइंट है अफ्रीका का, वो क्या होगा? 37 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ। और साउथ में अगर बात करेंगे तो 34 डिग्री, मतलब इधर आ गए लास्ट में ये। ठीक है ना, 34 डिग्री 51 मिनट साउथ। ठीक है, तो आपका ये जो इक्वेटर है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लगभग लगभग सेंटर से जा रहा है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भाग में देखिए, उधर भी लगभग 37 और इधर 34, तो दोनों तरफ विस्तार है कि नहीं। इधर आपका नॉर्थ में थोड़ा सा ज़्यादा है, कि मतलब ये 34 डिग्री ऑलमोस्ट, मतलब 35 मानिए इसको, है ना, 35 और 37, तो मतलब 2 डिग्री का एक्सपेंशन ज़्यादा है। 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री में अगर लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, अगर लैटिट्यूडनल देखेंगे हम लोग, तो 1 डिग्री आगे चलने पर 111 किलोमीटर के लगभग डिफरेंस आता है। तो इस हिसाब से 222 किलोमीटर इधर ज़्यादा फैला हुआ है। अब आप इधर देख लीजिए लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में क्या है? देशांतर मतलब। तो ये रहा आपका, मैंने बताया ये आपका देशांतर है। ये वीडियो क्वालिटी बढ़ा देंगे तो आपको दिखेगा, ये छोटा सा है। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूड है। कौन सा है? प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन का मतलब ये होता है कि प्राइम मेरिडियन के अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो हो जाएगा वेस्ट। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना, वेस्ट साइड चल रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा ही है ना, इधर थोड़ा सा ही दिख रहा है, इधर ज़्यादा एरिया दिख रहा है। तो अगर इधर जा रहे हैं तो ये है आपका 17 डिग्री 31 मिनट, और अगर ईस्ट साइड जाएंगे तो ये आपका मेडागास्कर हो गया, और एक ये आपका जो है केप है, तो इसको अफ्रीकन हॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका 51 डिग्री 27 मिनट। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। अच्छा, एक खास बात कि ये केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें इक्वेटर भी है ना, प्राइम मेरिडियन भी है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जैसे लेटीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ा था 5 मुख्य लेटीट्यूड है। कौन सा है? पहला तो 0 डिग्री है, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। ये 5 जो है मुख्य लेटीट्यूड है। तो उसमें से जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये दोनों इसमें आते हैं। ठीक है ना, इक्वेटर भी आ रहा है और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री
साउथ भी आ रहा है, देखिए ना, ये दिख रहा है ना कि ये नॉर्थ से शुरू हो रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ से साउथ, मतलब ये यहाँ से यहाँ थ्रू आउट आ रहा है। तो यहीं बीच में ऊपर की साइड यहीं कहीं होगा 33.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क वृत्त कहते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे जब आएंगे इधर साउथ साइड, तो कौन सी आ जाएगी, जो 33.5 डिग्री लेटीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, मकर वृत्त, है ना, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों मतलब तीनों लैटिट्यूड मुख्य जो है प्राइम मेरिडियन है, ये सब के सब जो है इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें मकर रेखा और विषुवत रेखा और ये आपकी कौन सी हो गई, सॉरी, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा तीनों जिससे क्रॉस करती हैं, तो वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि थोड़ा सा व्यू कैसे आता है अफ्रीका का। तो ये नाइल रिवर है, और आप जानते हैं ये जो है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है ना, तो उसी का एक थोड़ा सा एक व्यू है। फिर ये आपके सहारा में फैला हुआ राजस्थान है, इधर जो ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ये आपका सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ध्यान दीजिएगा, हॉट डेजर्ट कह रहा हूँ सब, बाकी तो अगर जनरली बात की जाएगी सबसे बड़ा डेजर्ट आपका पड़ेगा अंटार्कटिका, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। तो अगर सबसे बड़ा डेजर्ट केवल पूछेंगे तो अंटार्कटिका आएगा, सबसे बड़ा जो है गर्म मरुस्थल पूछेंगे, हॉट डेजर्ट पूछेंगे तो आपका सहारा आएगा, ठीक है। ये आपका एक तरीके से दिख रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है, सदाबहार वन, ठीक है। फिर यहाँ का जो है आपका दिख रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है अफ्रीकन एलिफेंट्स, और ये वहाँ के कुछ प्रजातियाँ हैं जीवों की, ठीक है। अफ्रीकन लायंस जो है वर्ल्ड फेमस है, और इसके बारे में आप देखेंगे जो डिस्कवरी वगैरह चैनल है अक्सर जो है वाइल्ड अफ्रीका करके वो लोग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे इस टाइप का, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी कि जो इक्वेटर के पास जो है आपके बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे अच्छी होती है। ये थोड़ा सा जो प्रमुख चीज़ें हैं कॉन्टिनेंट की। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है कि ये सब इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, सबसे पहले अपने आप को इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, तो उसके लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं, है ना, उसको आप देखिए। तो ये है आपकी नाइल रिवर, सीबीएसई बोर्ड वाले नाइल बोलते हैं, हिंदी वाले नील बोलते हैं, तो ये वही है। और ये जो है 6,650 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसमें जो है आपका वाटरवेज के लिए सबसे अच्छी रिवर है, नेविगेबल है अफ्रीका के, ठीक है ना। और जो इसका एक महत्व है अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर ये नाइल रिवर ना होती तो जो आपका इजिप्ट है, जो आप लोग पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता, जहाँ गीजा की पिरामिड वगैरह है, तो बहुत ही डेवलप है क्षेत्र वो, तो सिर्फ और सिर्फ नील नदी की वजह से, है ना, मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। तो ये आपकी नील रिवर है। उसके बाद दूसरा आता है, सेकंड स्थान पे आता है उसमें कांगो रिवर का, ठीक है। इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हृदय बोलते हैं, क्योंकि जो है ये भी बहुत ही बड़ी आबादी को एक सिंचाई के लिए, पीने के लिए और वनस्पति के लिए जल मुहैया कराती है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखेंगे विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स जो है ये बहुत बड़ी सीरीज़ है, और यहाँ से जो है जाम्बेजी रिवर, ठीक है ना, तो जाम्बेजी रिवर वगैरह यहाँ से निकलती है होकर के, और जाम्बिया जिम्बाब्वे के करीब ये पड़ता है। अभी आप जान जाएंगे कि सब कहाँ है, ठीक है ना। तो ये जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा है विक्टोरिया फॉल्स, और इसलिए ये भी एक अफ्रीका की एक तरीके से समझिए कि आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर आपका आ गया ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम। रिफ्ट सिस्टम क्या है? रिफ्ट सिस्टम मतलब ये होता है कि आपको हम लोगों ने पढ़ाया था वेरियस लैंड फॉर्म करके, एक वीडियो है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें माउंटेन्स के बारे में बताया गया था। तो उससे जैसे फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं तो आंतरिक हलचलों की वजह से एक विशेष भूभाग जो है उठने लगता है ऊपर की तरफ, तो वो फोल्डेड माउंटेन बनाता है। इसी तरह से रिफ्ट सिस्टम क्या होता है कि जब जो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं
तो उसमें क्या होता है कि बीच में एक पोर्शन बहुत ही डाउनवर्ड चला जाता है, बहुत ही नीचे हो जाता है। तो इससे जो बाकी दो क्षेत्र होते हैं वो उठे हुए दिखते हैं, है ना। जैसे ये हल्का सा ही व्यू आपको आ रहा है, जैसे ये पोर्शन ऊंचा दिख रहा है, इधर का भी पोर्शन ऊंचा दिख रहा है, और इधर जो है ये डाउन लग रहा है। तो ये रिफ्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत करके इसे बोलते हैं इसको। मतलब जब बीच में पोर्शन दब गया तो इधर जो है लगभग पहाड़नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही लंबी श्रृंखला है अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका की तरफ। अभी ईस्ट अफ्रीका के बारे में भी आपको आगे जो है बता रहे हैं कि कहाँ पर है ये। तो ये आपका एक विशेष है, और इसकी जो विड्थ है, मतलब ये जो खाई है इसकी जो विड्थ है वो लगभग 48 से 64 किलोमीटर है। और इसकी जो टोटल लंबाई है, मतलब ये जैसे अफ्रीका है ना, अफ्रीका की बाउंड्री को 1 मिनट से दिखा देते हैं आपको कि ये जो अफ्रीका है, इस मैप में समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप अफ्रीका का, ये वाला, इसको ईस्टर्न अफ्रीका बोलते हैं। यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ तक सीरीज है, लगभग इथोपियन हाईलैंड से स्टार्ट होकर के, ठीक है, इधर केन्या और ये सबको क्रॉस करते हुए जिम्बाब्वे के करीब तक ये आती है, ठीक है। फिर नीचे जो है ये वहाँ से स्टार्ट हो गया साउथ अफ्रीका से लेकर के, और ये आपका जाम्बिया से होते, मतलब ये 2 सीरीज हैं, बहुत लंबी सीरीज हैं। किसकी है? रिफ्ट सिस्टम की, है ना। तो इस पोर्शन पे वो आती है। तो ये भी वर्ल्ड फेमस है। तो होता क्या है, जैसे जो एरिया ये दबा हुआ है रिफ्ट सिस्टम का, इसमें बड़ी बड़ी झीलें वगैरह हैं, तो ये बहुत ही फेमस है। बाकी आप द सहारा, मतलब सहारा मरुस्थल तो जान ही रहे हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, है ना। तो ये आपका बहुत ही बड़े भूभाग पे फैला हुआ है, लगभग 3.32 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। फिर दूसरा डेजर्ट आता है नामीब डेजर्ट। नामीब कहाँ है? नामीबिया में है। नामीबिया में जो है ये आपका पड़ेगा, ये लास्ट में जो है ये इस कॉर्नर पे, यहाँ पे नीचे से सबसे साउथ अफ्रीका आप जान रहे होंगे, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर वेस्ट साइड में ये पड़ता है नामीब डेजर्ट, ठीक है। तो ये भी जो है सेकंड रैंक पे आता है। और ये आपका नामीबिया जो है मोस्ट सबसे बड़ा जो पार्ट है वो नामीबिया में है, इसीलिए इसको नामीब डेजर्ट बोलते हैं। बाकी उसके नामीबिया के जस्ट ऊपर वेस्ट साइड आप देखेंगे तो अंगोला है, तो अंगोला नामीबिया और कुछ पोर्शन इसका साउथ अफ्रीका में है। तो इसमें ये फैला हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, डीपेस्ट लेक नहीं है, है ना। ये जो है रिजर्वायर है नाइल का, नाइल यहाँ से निकलती है, और फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी, और इसका एरिया लगभग 26,828 स्क्वायर माइल है। तो ये अपने आप में एक अलग पहचान देती है अफ्रीका को। फिर ये इतूरी फॉरेस्ट है, ये आप देख रहे हैं इस टाइप से। तो यहाँ की ये क्वालिटी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आपको पता है वेजिटेशन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पेड़ों की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं आ पाती है, और तो काफ़ी जो है मार्शी लैंड होती है, और बहुत ही अलग टाइप की वनस्पति डेवलप होती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जीवों की और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं। तो इसको इतूरी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मोस्ट पोर्शन है वो कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, तो ये वहाँ पे पड़ता है। और इसका एरिया लगभग 24,300 स्क्वायर माइल है। तो सॉरी, स्क्वायर माइल आप मत देखिए, मोस्टली हम किलोमीटर में ही बताते हैं क्योंकि जनरल टर्म वही है, तो हम लोग को कंपेरिजन में आसानी होती है। तो ये आपका 62,900 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग ये इतूरी फॉरेस्ट का फैला हुआ है। और इसमें कुछ पेड़ों की जो ऊंचाई है वो 170 फीट यानी 52 मीटर तक भी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दिन में भी हम तरीके से आप समझिए कि जब रोशनी नीचे नहीं पहुँच पा रही है तो बिल्कुल ये दिन में भी अंधेरा इसमें रहता है, और बहुत ही डरावने, और इंसानों की पहुँच से तो एक तरीके से आप समझिए कि बाहर ही हैं। और फिर आप देखिए कुछ फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स ये है कि जैसे आप ये चीज़ तो आपने जान ही लिया कि इसमें इक्वेटर है बिल्कुल सेंटर पे, और उसके बाद आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वो इसमें पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसमें वर्ष में कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पे
तो हमेशा ही टेम्परेचर पूरे मतलब अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो जितने भी कंट्रीज इक्वेटर पे पड़ती हैं वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो सहारा का मरुस्थल है, ठीक है, तो वो लगभग 12 देशों में फैला हुआ है, मतलब अफ्रीका के 12 देशों में फैला हुआ है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर होता है, तो इसकी वजह से अलग ही टाइप की एक वहाँ पे क्लाइमेटिक सिचुएशन बनती है। और इस वजह से इसमें कई आपको डेजर्ट मिल जाएंगे, जैसे एक आपने नामिब देखा था, सहारा देखा था, और कालाहारी डेजर्ट भी है, ठीक है ना। और फिर आपका इस तरीके से ये सब चीज़ें अपने आप को अलग करती हैं। तो इसकी जो वेजिटेशन वगैरह है वो भी बिल्कुल अपने आप में अलग है। यहाँ आपको मिल जाएंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट, सवाना ग्रासलैंड टू मेडिटेरेनियन, द सहारा डेजर्ट द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड ओवर 10.24 मिलियन। तो मतलब ये सहारा डेजर्ट जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि इतना तो कई देशों की मतलब क्षेत्रफल नहीं है कुल जितना कि ये लंबा ये आपका मरुस्थल है। तो लगभग 10.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश की जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.87 करके है लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो वैसे ही आप देखिए कि लगभग हमारे देश का 1/3 है ना, जितना बड़ा हमारा देश है उसका 1/3 10.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा तो जो है आपका ये सहारा मरुस्थल है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ है, बहुत ही लंबा एरिया है। तो दिखा रहे हैं कि ये नॉर्थ से साउथ में है ना, नॉर्थ साउथ इस तरीके से लगभग 1800 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट है ना, ये मतलब जो इनका देशांतरी विस्तार है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट कितना है, लगभग 5600 किलोमीटर। अब इसकी ड्रेनेज की बात करते हैं और इसके पहाड़ों की पर्वतों की बात करते हैं, तो उस मामले में अगर हम देखते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये जो फेमस है कि यहाँ पर ये सबसे पुरानी संरचना है, ठीक है। जो अफ्रीका है ये सबसे पुरानी संरचना है, मतलब ये माना जाता है कि जो सबसे पहले चट्टानें बनी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो यहीं पर वो चीज़ें हुई, अफ्रीका में ही हुई। तो ये सबसे स्टेबल है, ठीक है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे कम जो है जो भूकंप है और ज्वालामुखी विस्फोट है और इस टाइप की जो तूफान है वो सबसे कम इस क्षेत्र में ही आता है, सबसे कम मतलब कम आता है। वो वजह इसकी ये पड़ जा रही है कि वो शांत एरिया है ना, नीचे हलचलें नहीं हो रही हैं, और जो इसी वजह से जो है इसका जो पहाड़ वगैरह है वो उनकी पीक बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि इनके यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, उसकी पीक कितनी है, 5895 मीटर, फिर उससे कम ही होता जाता है। किन्ना माउंटेन है एक, तो इसकी हो जाएगी 5200, मेरू 4569, एल्गोन 4053, इथियोपियन हाईलैंड, रास डैसन, ये सब क्या है आपका 4573। तो हुआ क्या, ये कभी बहुत ऊंचे रहे होंगे लेकिन अब ये सब अपने वृद्धावस्था में है ना, लगातार इन पर जो है आपका डेनोडेशन हो रहा है, पर्दन हो रहा है इनका, तो ये डाउन होते जा रहे हैं। और फोल्डेड माउंटेन वगैरह नहीं है, क्योंकि जब प्लेटें आपस में एक दूसरे को धक्का देती हैं है ना, तब अंदर आंतरिक हलचलें होती हैं, तब इस तरह की संरचना होती है। लेकिन अफ्रीका एक तरीके से स्टेबल लैंड है, वहाँ पे इस तरह के कोई फोर्सेस काम इस समय नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो वो बहुत ही लो लेवल पर हैं, जो कि बाहर से प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि बात करते हैं हम लोग वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका की। तो यहाँ पर और छोटी छोटी कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे कैमरून और जॉस प्लेट्यू इन नाइजीरिया है ना, 1780 मीटर। ये सब तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमारे यहाँ इसको कुछ समझा ही नहीं जाता है ना। तो शिवालिक से भी छोटी एक तरीके से आप कह लीजिए, तो बहुत छोटी छोटी पीक्स हैं। और फोटा डिजोलन हाईलैंड्स इन गिनी, और ऐसे ही छोटे छोटे। तो ये एक तरीके से यहाँ पे पहले की संरचनाएं हैं, नई संरचना कोई डेवलप नहीं हो रही। यंग फोल्डेड माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो वो ना के बराबर हैं, केवल एक दो एग्जाम्पल, सिर्फ मतलब एग्जाम्पल क्या अपवाद हैं कि एक दो हैं, जैसे कि आपका एटलस माउंटेन है ना। एटलस माउंटेन्स आपका जा करके ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा मोरक्को ट्यूनीशिया का जो एरिया है वहाँ पर जाकर आपको एटलस माउंटेन मिलता है। तो अगर उसको छोड़ दें और तो फिर जो है फोल्डेड माउंटेन्स नाम की चीज़ नहीं मिलती हैं। ड्रैगन बस और
ये आपका एटलस, 2 माउंटेन ऐसे हैं, थोड़ा सा ही फोल्डर माउंटेन की एग्जांपल है, लेकिन इनकी भी पीक जो है आप जान ही रहे हैं, एटलस का कहीं नाम नहीं आया अभी जब हम पीक्स पढ़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाई पीक्स वाले माउंटेन्स नहीं है। ठीक है। द रिफ्ट वैली सिस्टम, ये आप देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि ईस्टर्न जो आपका है अफ्रीका, वहाँ पर रिफ्ट वैली सिस्टम डेवलप हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि वाई शेप्ड है। वाई शेप्ड क्या है, क्यों है, क्योंकि इसमें जैसे 2 रिफ्ट वैलीज मिल रही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक जो है ऊपर से इथियोपियन हाईलैंड से स्टार्ट होकर के नीचे आता है जाम्बिया की तरफ, और एक जाम्बिया से थोड़ा सा और नीचे आता है। तो इस तरीके से आपकी वाई शेप में रिफ्ट वैली है, और वहाँ से एक अलग संरचना निकल के आती है, और इसको एरिया ऑफ ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बता रहे हैं कि ये रेड सी से स्टार्ट होकर के इथियोपियन हाईलैंड से विक्टोरिया रीजन तक आता है। अच्छा, विक्टोरिया रीजन इसमें आ गया ना कि भाई जब वो रिफ्ट वैली सिस्टम है, जब नीचे लैंड सेटल हो गई है, तो जो एक रिजर्वायर का काम कर देगी वाटर के लिए, तो वहीं पर जो है कई सारी लेक डेवलप हुई हैं, जैसे कि आपका ये मलावी और मोजाम्बिक, इस तरफ जो है ये लेक डेवलप हुई हैं। और इसके बाद जो इसकी टोटल लंबाई बात करें अगर रिफ्ट वैली सिस्टम की, तो वो 6000 मील की है, यानी कि 9600 मीटर है ना। और जो इसकी चौड़ाई है लगभग 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। तो इसमें लेक्स कौन कौन सी पड़ती हैं, तो इसमें लेक आती हैं, लेक तंगाइका, जिसकी जो गहराई है वो 650 मीटर, ठीक है, बेलो सी लेवल। और मलावी, तुर्काना, अल्बर्ट, ये सब क्वेश्चन देखिए मतलब एक माइंड में होना चाहिए कि ये कहाँ पर पड़ती हैं। अब इसके बारे में डिटेल से एक अलग वीडियो बनेगा, जिसमें हम लोग सिर्फ लेक्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वीडियो को तुरंत क्विट कर दीजिए। लेकिन अगर आप जैसे एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी अगर आप पढ़ लेते हैं, तो इंडिया जियोग्राफी आपको बहुत ही लाइट लगेगी, है ना, बहुत ही आसानी से आप उसको समझ लेंगे, क्योंकि आप उसको, आपके पास वर्ड से कंपेयर करने के लिए डेटा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से फिर कुछ वॉल्केनिक हाईलैंड्स हैं और ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं। तो वॉल्केनिक अभी मैंने बताया वॉल्केनो आते ही नहीं, तो देखिए पहले संरचना मैंने बताई पहले रही होगी कभी, ये सब चीज़ें सब हो करके वहाँ सेटल हो चुकी है, तो इसलिए वॉल्केनिक हाईलैंड्स हैं वहाँ पे। तो इसमें एक एग्जांपल आपका आता है रुबेनजोरी मैसिव, ठीक है ना। तो ये इसकी लगभग हाइट 16,404 फीट यानी कि 5,000 मीटर है। तो इस तरीके से ये आपका रिफ्ट वैली का सिस्टम है। फिर आएंगे कोस्ट लाइन की बात करें, तो देखिए कोस्ट लाइन क्या है कि आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है अगर देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा क्या एक तरीके से कहें तो पूरा का पूरा अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, वो लैंड लॉक तो नहीं है ना। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एक तरफ आपका अरेबियन सी है, फिर एक तरफ आपका पैसिफिक सी है। तो मतलब ये चारों तरफ से कह सकते हैं एक तरीके से कि चारों तरफ से, है ना। फिर रेड सी भी है, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है सी से, है ना, सॉरी ओशन, और मतलब एक जलीय संरचना से घिरा हुआ है। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बीचेज वगैरह इसमें होने चाहिए, लेकिन इसके साथ एक निगेटिव पॉइंट ये है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया एक हाईलैंड की तरह है ना। इसमें जैसे एक होता है कि आपका जो हाइट होती है समुद्र के पास जा कर के, जैसे कि बीचेज आप इंडिया में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, वैसा नहीं है। ये बहुत ही अचानक से जो है उठी हुई होती है, मतलब जो स्लोप है इसकी वो धीरे धीरे कम नहीं होती समुद्र की ओर, बल्कि ये अचानक से ऊपर उठा होता है। तो पूरा एशिया ही लगभग एवरेज 900 मीटर से 1500 मीटर समुद्र लेवल से ऊपर उठा हुआ है। तो जब हम इसको जाते हैं तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं बनती है कि वहाँ पर हम लोग सी पोर्ट वगैरह बना सकें। तो इस तरीके से कोस्टल लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन उसका बहुत बेनिफिट इनको नहीं मिल पाता है। बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर इन अपना पोर्ट वगैरह डेवलप कर पाते हैं, बाकी काफ़ी जो है टफ है कि मतलब वहाँ पर ये सब चीज़ें बनाई जा सकें। ठीक है। तो बहुत ही आपको इसमें ये सब नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, ये चीज़ है कि इनको कोस्टल आइलैंड इनके कई सारे हैं, जैसे बात करें कि सेशेल्स है, कोमोरोस है, मॉरिशस है,
मेडागास्कर है। तो इस तरीके से, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी, मतलब जैसे अन्य कॉन्टिनेंट की तुलना करेंगे तो वहाँ तो छोटे छोटे आइलैंड चारों तरफ से होते हैं ना, लेकिन इनके पास ज़्यादा आइलैंड नहीं है। बस एक मेजर आइलैंड है मेडागास्कर, बाकी बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनकी आबादी लाख से भी कम है। कुछ ऐसे हैं कि उनमें आबादी, रहने वाले लोगों की संख्या लाख से भी कम है। ठीक है। जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज में नदियाँ आती हैं, है ना। तो उसमें जैसे मैं आपको बताया कि नील थी, कांगो थी, जाम्बेजी है और नाइजर है, ये सब मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इस मामले में तो अफ्रीका काफ़ी जो है एक तरीके से धनी है, बहुत सारी नदियां हैं और इनके उन नदियों के हिसाब से इनके पास बहुत सारा कैलिबर है, पावर जनरेशन का सब कुछ। लेकिन आप जानते हैं कि अफ्रीका जो है खुद एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उनके पास जो कैपेसिटी है उसका वो 10% से भी कम यूज़ कर पाए हैं। हाँ, वर्ल्ड में जो बड़े बड़े मेजर प्लेयर हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी अब एक तरीके से इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। तो वो लोग भी अगर इनकी हेल्प करते हैं तो एक तरीके से ये वर्ल्ड का पावर हाउस बन सकता है, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट के लिए एकदम बेस्ट मेट कंडीशंस जनरेट करती हैं। तो ये आपका जो कुछ है मैटर, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आइलैंड्स के बारे में जैसे बता दिया गया कि आइलैंड बहुत मेजर आइलैंड नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड हैं एक्सक्लूडिंग मेडागास्कर। मेडागास्कर एक है जो 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, वो इसका है अफ्रीका का। उसके अलावा जितने भी हैं, जंजीबार एंड पेम्बा, द कोमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन, सेशल्स, केप वर्ड, फेर्नांडो, प्रिंसिपे, साओ टोमे एंड एनोबोन, इस तरीके से छोटे छोटे मतलब ये बस गिनती के एक तरीके से, है ना, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट सॉरी आइलैंड्स हैं। और इस तरीके से आपका जो ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका ये एशिया से कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, है ना। लैंड अगर आप एशिया से यहाँ पर जाएं, बाई लैंड जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। जो नेचुरल सिचुएशन थी वही थी, लेकिन ये 1869 में एक कैनाल डेवलप की गई, सुएज कैनाल, जो आप लोग जानते हैं। तो अगर उसको हटा देते, मतलब वो जब तक वो नहीं थी तब तक क्या था, ये डायरेक्टली कनेक्टेड था। अभी भी उसको कनेक्टेड ही माना जाएगा, क्योंकि उससे अभी भी बहुत आसानी से लैंड एरिया से एशिया से आप आ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इससे जो एशिया की कंट्री जो टच करती हैं अफ्रीका से, वो बहुत ही अशांत क्षेत्र है। यमन है, लेबनान है, जॉर्डन है, तो ये सब युद्ध करते रहते हैं आपस में, इनका गृह युद्ध वगैरह चलता रहता है। तो इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर शांत होता तो बहुत ही आसानी से हम लोग लैंड एरिया से यहाँ टच कर सकते हैं। अगर यूरोप जैसे रिलेशन होते एशियन कंट्रीज़ के बीच, तो हम लोग अफ्रीका में आने जाने के लिए बाई रोड भी यूज कर सकते थे। क्लाइमेटिक सिचुएशन की बात करें तो क्लाइमेट को कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। क्लाइमेट का जो है डिसीजन होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से, है ना, कि जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ का टेम्परेचर क्या है, जो आपका टेम्परेट जोन है उसका क्या कंडीशन है। तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन सेक्शन जो है ये आता है ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स ये है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो टेम्परेचर अधिक होता है, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, ठंडियाँ कम होती हैं, दिन की जो ड्यूरेशन है, दिन का जो टाइम है वो बड़ा होता है, रात उसकी अपेक्षा काफ़ी छोटी होती है ना। तो थोड़ा सा वेरिएशन भी है। अगर साउथ मतलब इसके भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ का जो है आपका एक तरीके से जो समुद्री होता है क्लाइमेट, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। और अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ 12 देशों को, जो ऊपर के देश हैं मुख्य, वहाँ पर सहारा डेजर्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है ना। वही कालाहारी भी मरुस्थल है। तो इस तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो मोस्ट ऑफ द रीजन क्या है, ये टेम्परेट आपका टेम्परेट जोन है, बहुत ही लंबी बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन ये है कि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समस्याएं भी होती हैं कि मतलब वर्किंग आवर वगैरह, दिन में आप काम करना और ये सब चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक सिचुएशन है। फिर यह है आपका कि किस टाइप से वहाँ पे वेजिटेशन है, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है इस तरीके से, इसका एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि इसमें ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि बहुत ही कम
है ना, क्योंकि मोस्टली आप जान ही रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन है तो टेम्परेट का जो पोर्शन है बहुत कम है, तो उसमें ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिल जाता है। मेडिटेरियन वुडलैंड, मेडिटेरियन जो है जो नॉर्थ मोस्ट पोर्शन है वो मेडिटेरियन ओशन से जा कर के मिलता है, सॉरी मेडिटेरियन सी से मिलता है, तो उस तरफ का जो क्षेत्र है उसमें इस तरह की वनस्पतियों का इन्फ्लुएंस है। मैनग्रोव स्वयं जहाँ पर जा कर के नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं उस तरह के जाके ये आपका मैनग्रोव स्वयं वगैरह मतलब दलदली क्षेत्र बनता है। सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, ये जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ मतलब बड़ी वनस्पतियाँ बड़े पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो छोटी छोटी मतलब घास के मैदान होते हैं, छोटी छोटी घासों के जो है मैदान होते हैं जिसको हम वहाँ के लैंग्वेज में सवाना बोलते हैं। फिर आपका बेल्ट होता है। बेल्ट क्या है कि जैसे जो आपका मकर से कर्क रेखा का क्षेत्र है वहाँ का जो घास का मैदान है वो उसको सवाना बोलेंगे, और जो टेम्परेट आता है ना, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के से ले करके 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो पोर्शन है वहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उनको हम लोग बेल्ट बोलते हैं। इसके अलावा सेमी डिजर्ट एंड डेजर्ट आप जान ही रहे हैं, इस मामले में तो कोई कमी ही नहीं है, अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े डिजर्ट हैं आपको मिलेंगे। फिर आपको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंट्रीज़ के बारे में पॉलिटिकल। तो ये अफ्रीका को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है कि जैसे ईस्टर्न अफ्रीका, तो ईस्टर्न में जो है ये आपका अल्फ़ाबेटिकली लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा ये है कि आप पॉपुलेशन भी यहाँ पे दी हुई है और ये इनकी सिचुएशन है कि कहाँ पर ये हैं, ठीक है। तो बुरुंडी, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशल्स, सोमालिया, साउथ सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट से लगे हुए कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और आप इसको जानते रहेंगे, इसका बेनिफिट भी है पढ़ने में, है ना, कि जब हम वहाँ के बारे में पढ़ते हैं वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, क्लाइमेटिक सिचुएशन है, तो इस तरीके से जब हम क्लब कर लेते हैं तो थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है, पढ़ने में ईजी रहता है। फिर आप देखेंगे मिडिल अफ्रीका। मिडिल अफ्रीका में जो है आपका क्या आ जाएगा, अंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, गैबन, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ये सब क्या आ जाएगा, ये मिडिल अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। और इनका आप ये देख सकते हैं आबादी वगैरह जो है इतनी है। जैसे साओ टोमे प्रिंसिप एक आइलैंड है तो इसकी तो देखिए 2,19,159 है ना, छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत ही कम जो है पॉपुलेशन है। डेटा आई होप ये 2020 के आसपास का है। फिर हम लोग वेस्टर्न अफ्रीका की बात करेंगे, तो इसमें आपका बेनिन, बुर्किना फासो, कैप वर्ड, कोट डिआइवर, है ना, जाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो, नाइजीरिया, ये सब कंट्रीज आ जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न अफ्रीका, है ना, जिसके लिए भी हम बात कर रहे थे, मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक सिचुएशन, तो ये सब मेडिटेरेनियन सी के से टच करते हैं। अल्जीरिया है, इजिप्ट है, लीबिया है, मोरक्को है, सूडान, ट्यूनीशिया, है ना, तो ये आपका नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज हो गई। फिर आप देखेंगे साउदर्न अफ्रीका। साउदर्न अफ्रीका में आपके ये बड़े बड़े देश हैं एक्चुअली, जब साउथ में आ जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह थोड़ा सा आइडियल हो जाता है, क्लाइमेटिक सिचुएशन फेवरेबल हो जाती हैं, तो कंट्रीज जो है वहाँ की बड़ी हैं, तो इसलिए ये बोत्सवाना, इस्वाटिनी, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, है ना, तो ये सब आ जाएंगे साउदर्न अफ्रीका में। फिर हम देखेंगे कि कुछ उसमें डिपेंडेंसी हैं, मतलब हैं तो अफ्रीका में लेकिन वो दूसरे के कंट्रोल में है, तो ये इसमें कौन कौन से हैं, रियूनियन, आबादी देखिए 8,95,000। वेस्टर्न सहारा पे एक्चुअली ये आपका मोरक्को, आई होप इस पे जो करता है कि ये हमारा है, तो इस तरीके से ये डिस्प्यूटेड है और इसको एक कंट्री के रूप में भी शायद रिकग्निशन भी नहीं मिला है। रिया का मेयोट है और सेंट हेलेना छोटा सा आइलैंड है, 6,077 की आबादी, है ना, तो ये जो है उनके कंट्रोल में है। फिर आपका आप ये देखिए, इसको हमने एक डिवाइड कर दिया है कि आप कंट्री वाइज देखना चाहें कि कौन सी बड़ी कंट्री है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया इसको। तो आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो जनसमूह है, जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, वो है आपकी नाइजीरिया। फिर उसके बाद आती है इथोपिया, ठीक है, ये लगभग आपका हो जाएगा करोड़ 10 करोड़, यानी कि मतलब 2 अरब समथिंग, है ना, मतलब ऐसे कर सकते हैं 20 करोड़, ये आपका जाएगा
1,39,61,00,000 तो ये हो गया आपका 20,61,39,589। इसी तरह से ये आपका 11,50,63,60,000 है ना। तो ये 20 करोड़ जितना अपने उत्तर प्रदेश की है उतना ही नाइजीरिया का जो है सबसे बड़ा जो कंट्री है वहाँ की सिचुएशन है। फिर इथियोपिया है लगभग 11 करोड़ लोगों के साथ, ये 10 करोड़ है इजिप्ट में, है ना। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये आपका 8,95,00,000 समथिंग है ना। फिर ये 5,97,00,000 ऐसे करके ये बड़ी कंट्रीज हैं वहाँ की, और ये उनका रीजन है किस रीजन में पड़ती हैं। फिर आप देखेंगे सबसे छोटी कंट्रीज में तो सेशल्स है, आबादी लाख से भी कम। और फिर साउथ ओम प्रिंसिपे 2 लाख। फिर कैबो वर्ड इसकी बात करेंगे तो 5 लाख। फिर कोमोरोस है 8 लाख, और जिबूती है 9,88,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंट्रीज हैं। और एक बार जैसे आप देखते हैं कि कोई कितनी कंट्रीज हैं टोटल, तो ये लगभग आपकी ईस्टर्न अफ्रीका में आ जाएगी 17 कंट्रीज, 17 ये हैं, और लगभग 9 कंट्री ये हैं। ठीक है, 17 और 9 जोड़ देंगे, ये आपका हो गया लगभग 26 में फिर 17 जोड़ दीजिए, ये वेस्टर्न है। 17 ईस्टर्न, 17 वेस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया बैलेंस है ना। तो 17 इसको भी जोड़ दीजिए, तो 34 और 9 तो 43 कंट्री हो गई। और उसमें आप ये नॉर्दर्न में जोड़ दीजिए 6, तो 43 और 6 49, 49 में 5 ये जोड़ दीजिए 54, लगभग 54 कंट्रीज है ना, मतलब इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्रीज ये वहाँ पर हैं। और इस तरीके से जो बड़ी और छोटी आबादी के अकॉर्डिंग है ना, सबसे बड़े देश सबसे छोटे देश ये सब हैं। इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट ख़त्म हो गया। अब अगर आपको पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं क्या है, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, देखते हैं एक सेपरेट वीडियो दे देंगे। अभी तो हमने कोशिश किया है कि एक थ्रू आउट आपको हल्का सा जानकारी मिल जाए कि क्या क्या है अफ्रीका में। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगैरह करने में कंजूसी मत करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में, स्लाइड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और एक हमारी शुरुआत है, तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लंबा चलेंगे, है ना। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।